हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर विकास है। तो इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन वे हैं जो कि हर साल यानी अनसॉल्व से क्वेश्चन बैंक से पीवाई की क्वेश्चन है कि जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके पूरे चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को जो पिछली क्लास पढ़ाई गई है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो अब तक जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट लिंक को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करें, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, है ना। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग करेंगे सब्जेक्टिव, और जिसमें से मैं आपको एक दो होमवर्क दूंगी, है ना। कुछ बच्चे कहते नहीं मैम पूरा आप करा दिया करो, ठीक है बेटा, कराने में कोई प्रॉब्लम, लेकिन कुछ खुद से तो प्रैक्टिस करो, कुछ तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादित की। यानी जो हमारा ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग जो परिकल्पना है किसने प्रतिपादित की। कांट व लाप्लास ने, स्टैनले मिलर ने, ए आई ओप्रेन ने, या ए बी लैम्पात्रे ने। तो बताइए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो बिग बैंग परिकल्पना है ना, ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड जो ये बिग बैंग परिकल्पना है, इसको किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, या डी है। तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है कि कांट व लाप्लास ने। यानी अगर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो बिग बैंग परिकल्पना है ये किसने प्रतिपादित की थी, तो उस वैज्ञानिक का नाम है कांट व लाप्लास ने की थी, है ना। कांट व लाप्लास ने बिग बैंग परिकल्पना को प्रतिपादित की थी, जो कि क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीववाद जो उत्पत्ति है, अजीववाद जीव उत्पत्ति है ना, अजीववाद, ठीक है, अजीवात जीव उत्पत्ति है। यानी कि अजीवात जीव उत्पत्ति क्या है, तो निर्जीव जीवों से जीवन की उत्पत्ति है, सजीव जीवों से जीवन की उत्पत्ति है, विषाणु एवं सूक्ष्म जीवों से उत्पत्ति, या स्वतः उत्पत्ति। तो यहाँ पे अजीवात जीव उत्पत्ति है, यानी कि अजीवात जीवन की उत्पत्ति इसमें क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, या डी है। तो बताइए क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है, बताइए बताइए। अजीवात, है ना, अजीवात जो उत्पत्ति है, तो निर्जीव जीवों से जीवन की उत्पत्ति, यानी कोई भी निर्जीव जीव है और उससे जीवन की उत्पत्ति हो रही है, या कोई भी सजीव है, सजीव से जीवन की उत्पत्ति हो रही है, या कोई वायरस है उसमें सूक्ष्म जीव से यानी माइक्रोब्स की उत्पत्ति हो रही है, या स्वतः उत्पत्ति। तो यहाँ पे स्वतः उत्पत्ति, क्योंकि ये जो अजीवात उत्पत्ति है इसे हम स्वतः उत्पत्ति भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि अजीवात उत्पत्तिवाद को स्वतः उत्पत्तिवाद भी कहा जाता है। तो अजीवात जो उत्पत्ति है, तो यहाँ पे स्वतः उत्पत्ति क्या है, स्वतः उत्पत्ति, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था कैसे स्वतः उत्पत्ति, यानी कि ऐसे ही जीवन बन गया, है ना, स्वतः खुद से ही जीवन बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। यहाँ पे किसका सिद्धांत है जो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, तो स्टैनले मिलर का, ए आई ओपैरिन का, जी वी एस हैल्डेन का, या माल्थस का। तो निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। यानी कि इन चार ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनमें चारों वैज्ञानिक का नाम दिया गया है ना। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि इनमें कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो जीवन की, है ना, जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी पे जो जीवन आया है उससे रिलेटेड यहाँ पे सिद्धांत नहीं है। तो बताइए, ए है, बी है, सी है, या डी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जितने बच्चे का करेक्ट आंसर डी है बिल्कुल सही कि माल्थस का, है ना। स्टैनले मिलर, ए आई ओपैरिन और जीवीएस हैल्डेन ने सभी ने जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड अपनी सिद्धांत को दिया, अपने मत को दिया, लेकिन यहाँ पे माल्थस जी ने इससे रिलेटेड कोई भी मत को, किसी भी सिद्धांत को नहीं दिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माल्थस ने। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन है, माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के जैव विकास रासायनिक रूप से उत्पन्न होने के संदर्भ में निम्न में से किसने प्रथम किए थे या प्रतिपादित किए थे।
किसने प्रथम प्रयोग किए थे, है ना बेटा, यहाँ पे आप लिख लेना प्रयोग किए थे। तो जीवन के जैव रासायनिक रूप से, यानी कि जो जीव है उसका जैव रासायनिक से उत्पन्न होने के संदर्भ में, यानी कि जो जीवन आया है ना, जो पृथ्वी पे जीव आया है, कोई कह रहा था भाई स्वतः हो गया, है ना, कोई बोला कि पहले से निर्मित जीवों से हुआ। तो लोगों ने अपने अलग अलग मत को दिया था। तो जीवन के जैव रासायनिक रूप से, यानी कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो जैव रासायनिक रूप से हुई है, और इस संदर्भ में निम्न में से प्रथम प्रयोग किए थे। यानी सबसे ये जो जैव रासायनिक रूप से सिद्धांत या प्रयोग है, इसको कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जो प्रथम प्रयोग किए थे? तो मिलर एवं यूरे ने, डार्विन ने, लैमार्क ने, वीजमान ने। तो बताइए किसने किए थे, किसने किया था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलर एवं यूरे ने किया था। किसने? मिलर एवं यूरे ने प्रथम प्रयोग किया था कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई है वो जैव रासायनिक चीजों से हुई है ना, वे जैव रासायनिक रूप से हम जो पृथ्वी पे जीवन आया या पृथ्वी पे जीवन पनपा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन में अनुपात था। यानी जो मिलर जी ने अपने प्रयोग में ये जीवन की उत्पत्ति जैव रासायनिक रूप से हुई है, तो इनमें हाइड्रोजन का, अमोनिया का और मीथेन जो गैस थी, क्योंकि पहले हमारे वायुमंडल में जो इतनी आज के टाइम में गैसें हैं, ये गैसें नहीं थी। क्या था? हाइड्रोजन था, अमोनिया था, मीथेन था और भी कुछ ऐसी कुछ नॉर्मल गैसें थी। तो मिलर के प्रयोग में, यानी जो मिलर जी ने अपने प्रयोग में हाइड्रोजन का, अमोनिया का और मीथेन का में अनुपात क्या था? तो 2:1:2 था, या 1:2:2 था, या 2:2:1 था, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 की 2:1:2 था, है ना, क्योंकि यहाँ पे, है ना, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन में 2:1:2 का अनुपात था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग उदाहरण है। विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग उदाहरण है, बताइए। विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग, है ना, जो उपांग होते हैं, तो उपांग उदाहरण है समरूपता के, अवशेषी अंगों के, समजातता के, पूर्वजता के। तो विभिन्न, ठीक है, विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग उदाहरण, यानी कि जितने भी विभिन्न कीट हैं और उस कीटों के जो उपांग है उसके उदाहरण क्या है? तो समरूपता के हैं, अवशेषी अंगों के हैं, समजातता के हैं, पूर्वजता के हैं। तो बताइए किसकी हैं, किसके हैं? ए है, बी है, सी है, डी है। बताइए, ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है, किसके हैं? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा कि समजातता की, है ना। अगर हम देखें कि कीटों के मुखांग कार्य में अलग अलग किंतु संरचनाएं उत्पत्ति में समान होती एवं समजातता के उदाहरण होते हैं, है ना, जो कि क्या है, उत्पत्ति तो एक समान है लेकिन कार्य क्या है, भिन्न भिन्न है। वो क्या है, समजातता की। ठीक है, और असमजात में क्या है, जिनकी उत्पत्ति भिन्न है लेकिन कार्य क्या है, एक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के पंख एवं व्हेल के चप्पू दर्शाते हैं। मछलियों के पंख एवं व्हेल के चप्पू दर्शाते, यानी कि जो मछली के पंख है ना, जो हमारी मछलियां यानी जो फिश है उसके क्या है, पंख है, एवं जो हेल मछली है तो हेल में जो चप्पू होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, समरूपता को, समजातता को, पूर्वजता को, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसको दर्शाते हैं? मछलियों के पंख एवं हेल के चप्पू दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, समरूपता को, समजातता को, पूर्वजता को, इनमें से कोई नहीं। तो ये समरूपता को दर्शाएंगे, समजातता को दर्शाएंगे, पूर्वजता को दर्शाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। बताइए किसको दर्शाते हैं, ए, बी, सी या डी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि समरूपता को। ठीक है, किसके, समरूपता के, यानी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मछलियों के पंख और व्हेल के चप्पू के कार्य में समान किंतु संरचना एवं उत्पत्ति भिन्न होती है। यानी ये अगर मछली के पंख की बात करें और व्हेल का जो चप्पू होता है ये कार्य में तो समान होते हैं, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति संरचना भिन्न होती है। उत्पत्ति और संरचना क्या होती है, भिन्न होती है। तो ये क्या है, समरूपता के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु तथा पादप के मध्य की कड़ी होती है। जंतु तथा पादप, यानी कोई भी जंतु है तथा पादप है, तो जंतु तथा पादप के मध्य की कड़ी होती है।
तो जंतु और पादप के मध्य की कड़ी कौन होता है? अमीबा होता है, यूग्लिना, पैरामीशियम या ये सभी? तो बताइए। देखो गलत मत करना, मौज मस्तियाँ मत करना, क्योंकि अब समय नहीं है ना। अगर आप आपस में जो बात कर रहे हो, हाय हेलो कैसे हो, बायोडाटा जो आपस में ले रहे हो ना, उससे नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काम नहीं देगा, है ना। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल भी काम नहीं देगा, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है ना। लंबी क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, शांतिपूर्वक अगर कर ली तो एक क्लास में आपका एक चैप्टर तैयार। अगर ढंग से और अच्छे से कर लिए, बिना दिमाग को इधर उधर दौड़ाए, ठीक है। तो जंतु तथा पादप की मध्य की कड़ी होती है, बताइए। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम या ये सभी? तो जंतु तथा पादप के मध्य की कड़ी क्या होती है? ए, बी, सी या डी? तो आप सभी को पता है भाई, यूग्लिना। क्या है? अगर जंतु तथा पादप के बीच की कोई मध्य कड़ी है तो यूग्लिना होता है। क्यों? क्योंकि यूग्लिना दिन के टाइम में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट है, और रात के टाइम में जब लाइट उसको नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा? जब रात के टाइम में उसको लाइट नहीं मिलेगी तो वो क्या करता है? दूसरे जीवों को मार के खाता है। इसलिए वो जंतु तथा पादप यानी स्वपोषी और परपोषी दोनों नेचर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादन नहीं किया? निम्नलिखित किस सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादन नहीं किया? तो पेंजेनेसिस को, प्राकृतिक चयन को, जनन द्रव्य की निरंतरता को, लैंगिक चयन को। तो बताइए किसको नहीं किया? निम्नलिखित में या निम्नलिखित किस सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादन नहीं किया? तो पेंजेनेसिस को, ठीक है, पेंजेनेसिस को, प्राकृतिक चयन को, जनन द्रव्य की निरंतरता को या लैंगिक चयन को। तो बताइए क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है कि जनन द्रव्य की निरंतरता को, यानी कि निम्नलिखित सिद्धांत यानी जो डार्विन जी ने नहीं प्रतिपादित किया था, तो पेंजेनेसिस है, प्राकृतिक चयन है, लैंगिक चयन है, लेकिन यहाँ पे ये जो जनन द्रव्य की निरंतरता है इसको इन्होंने प्रतिपादित नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी थी? लैमार्क ने, डार्विन ने, डिवरीज ने, मेंडल ने? तो बताइए जातियों की उत्पत्ति जो बुक है इसको किसने लिखी थी? जातियों की उत्पत्ति की जो बुक है इसको किस वैज्ञानिक ने लिखा था? बताइए जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी? लैमार्क ने, डार्विन ने, ब्रीज ने, मेंडल ने? तो जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है करेक्ट है कि डार्विन ने, क्योंकि डार्विन ने ही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है ना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाली जो बुक है उसको किसने प्रतिपादित किया था या किसने लिखा था? तो वो डार्विन जी ने किया था। किसने? डार्विन जी ने किया था। तो जातियों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो क्या बताओगे? डार्विन जी ने लिखी थी, ठीक है। समझ गया? आया समझ? किसने की थी? जो डार्विन जी हैं उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकेडिना है, एकेडिना है, ये एकेडिना क्या है? बताइए एकेडिना है, एकेडिना क्या है? योजक कड़ी है, अवशेषी अंग है, विलुप्त कड़ी है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एकेडिना है यानी जो एकेडिना होता है, एकेडिना क्या है? ये योजक कड़ी है, अवशेषी अंग है, विलुप्त कड़ी है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए ए, बी, सी, डी? ए, बी, सी, डी? तो एकेडिना है, योजक कड़ी है, अवशेषी अंग है, या विलुप्त कड़ी है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो एकेडिना होता है ये क्या होता है? तो जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है कि योजक कड़ी है। जो एकेडिना है, एकेडिना है, इसको हम कहते हैं योजक कड़ी। क्या बोलते हैं? इसको हम योजक कड़ी कहते हैं। ना तो ये अवशेषी अंग है, ना विलुप्त कड़ी है, और ना ही इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, डोडो है, ये जो डोडो है क्या है? विलुप्त प्रजाति? तो बताइए डोडो है, विलुप्त प्रजाति है, संकटग्रस्त प्रजाति है, या आपत्ति प्रजाति है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो डोडो है, डोडो क्या है? बताइए डोडो क्या है? ये विलुप्त प्रजाति है, या संकटग्रस्त प्रजाति है, या आपत्ति प्रजाति है, या इनमें से कोई नहीं? तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर ये है बिल्कुल सही है कि ये क्या है? विलुप्त प्रजाति है। यानी ये जो डोडो है, ये डोडो किसके अंतर्गत आती है? विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आती है। कहाँ आएगी? विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म समानतः किसमें पाए जाते हैं? ये जो जीवाश्म है ये समानतः किसमें पाए जाते हैं?
रूपांतरित चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, तलछटी चट्टान में, इनमें से सभी। तो जो जीवाश्म है ना, जो जीवाश्म होते हैं समानतः करके जो जीवाश्म होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये तलछटी चट्टान में है ना, या तो रूपांतरित चट्टान में, अग्नेय चट्टान में, या तलछटी, कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जीवाश्म समानतः कहाँ पाए जाते हैं बताइए। ये जो जीवाश्म है, जीवाश्म समानतः कहाँ पे पाए जाते हैं? जीवाश्म समानतः कहाँ पाए जाते हैं बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तलछटी चट्टान में, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, यानी कि तलछटी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? पक्षियों का तथा तितली का जो डैना है ये कैसा अंग है? एटाविष्टिक अंग है, अवशेषी अंग है, या समजात अंग है, या असमजात अंग है? तो पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग, यानी जो पक्षी है और जो तितली है, तो पक्षी का और जो तितली का जो डैना अंग है ये अंग कैसा होता है? तो एटविष्टिक अंग है, अवशेषी अंग है, समजात अंग है, या असमजात अंग है? तो बताइए ये कैसा अंग है? पक्षियों का तथा तितली का डैना कैसा अंग है? एटविष्टिक अंग है, अवशेषी अंग, समजात अंग, या असमजात अंग है? तो कैसा अंग है बताइए, कैसा अंग है? ए, बी, सी, डी। ई है, बी है, सी है, या डी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि असमजात अंग, यानी कि पक्षी है और जो तितली का जो डैना है ये असमजात अंग के उदाहरण है। तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? प्रतिजैविक प्रतिरोधी, है ना, प्रतिजैविक प्रतिरोधी। ठीक है, तो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण का, ट्रांसडक्शन का, किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का, या अपसारी क्रम विकास का? तो बताइए प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण का, ट्रांसडक्शन का, किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का, या अपसारी क्रम विकास का? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा कि किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का। अगर हम प्रतिजैविक प्रतिरोधी, है ना, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण होता है? तो ये क्या होगा? किसी समुदाय में, है ना, कोई भी क्या है? समुदाय है, तो किसी समुदाय में पूर्व स्थित किसका? विभिन्नता का। ठीक है, किसी भी समुदाय में पूर्व स्थित किसका है? विभिन्नता का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लीपर अव्यक्त करते हैं। यानी मनुष्य का हाथ हो गया, चमगादड़ के पंख हो गया, तथा व्हेल के फ्लीपर अव्यक्त करते हैं। ये क्या व्यक्त करते हैं? अवशेषी अंग को, असमजात अंग को, विकासवादी अंग को, या समजात अंग को? तो बताइए, मनुष्य का हाथ हो गया, चमगादड़ के पंख हो गया, और जो व्हेल के फ्लीपर है ये किसको अव्यक्त करते हैं? ये क्या अवशेषी अंग है, या समजात अंग है, या विकासवादी अंग है, या समजात अंग है? तो क्या होंगे? ए, बी, सी, या डी? ए, बी, सी, या डी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समजात अंग होते हैं, है ना। क्या होंगे? ये समजात अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों की अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों, है ना, ऑस्ट्रेलिया की शिशुधानी प्राणियों की अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो अपसारी क्रम विकास का, अभिसारी क्रम विकास का, साल्टेशन का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया की शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो बताइए, अपसारी क्रम विकास का है, अभिसारी क्रम विकास का है, साल्टेशन का है, इनमें से कोई नहीं। तो ए, बी, सी, या डी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अभिसारी क्रम विकास का, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों की अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो अभिसारी क्रम विकास का उदाहरण है। किसका है? अभिसारी क्रम विकास का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लोइड गेहूं है उसमें होता है। ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक क्या है? हेक्साफ्लोइड गेहूं है।
ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साफ्लोइड गेहूं है, उसमें होता है 7 गुणसूत्र, 14 गुणसूत्र, 30 गुणसूत्र, 42 गुणसूत्र। तो बताइए 7 क्रोमोसोम, 14 क्रोमोसोम, 30 क्रोमोसोम, 42 क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो कितने होंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 42 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। अगर नई प्रजाति का निर्माण करना है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, यानी किसी भी नई प्रजाति को निर्माण करना है तो नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रतियोगिता है, उत्परिवर्तन है, विलगन है और निरंतर विविधता है। तो बताइए क्या है? नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है प्रतियोगिता, उत्परिवर्तन, विलगन, निरंतर विविधता। तो क्या होगा? नई प्रजाति, अगर नई प्रजाति को करना है तो क्या हो जाएगा? निरंतर विविधता, यानी कि कंटिन्यू क्या हो जाएगी? कंटिन्यू डाइवर्सिटी होती गई है ना, कंटिन्यू क्या हो गई? विविधता यानी वेरिएशन होती गई है ना, वेरिएशन या डाइवर्सिटी होती गई, डाइवर्सिटी होती जाएगी। तो नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण, जिससे क्या होगा? कुछ टाइम में धीरे 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 आने वाला टाइम तक एक नई प्रजाति का क्या होगा? निर्माण होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य निम्नांकित में से किस आर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? यानी हम जो मानव हैं, हम मानव निम्न में से किस आर्डर का तथा किस कुल का सदस्य है? तो एंथ्रोपोइडी तथा पोंगिडी का, प्राइमेट्स तथा पोंगिडी का, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी का, इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य है, तो मनुष्य निम्नांकित में से किस आर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? यानी ये किस आर्डर का और किस कुल का सदस्य है? तो एंथ्रोपोइडी का तथा पोंगिडी का, प्राइमेट्स तथा पोंगिडी का, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी का, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, तो जितने भी बच्चे का ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर है कि प्राइमेट्स तथा होमिनिडी का, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी का। ठीक है, मनुष्य निम्नांकित में से किस आर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? तो प्राइमेट्स तथा होमिनिडी का ये क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रायोपिथिक्स इनमें से किसके अधिक समान थे? ड्रायोपिथिक्स इनमें से किसके अधिक समान थे? एप्स के, गोरिल्ला के, चिंपांजी के या मनुष्य के? यानी जो ड्रायोपिथिक्स है, ये जो ड्रायोपिथिक्स है, ये इनमें से किसके अधिक समान थे? ये किसके बहुत ज्यादा समान दिखते थे? तो ये एप्स के, गोरिल्ला के, चिंपांजी के या मनुष्य के? तो ड्रायोपिथिक्स इनमें से किसके अधिक समान थे? ऐप के, गोरिल्ला के, चिंपांजी के या मनुष्य के? तो बताइए ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जितने बच्चे का ए है बिल्कुल सही कि ये एप्स के, यानी जो ड्रायोपिथिक्स थे ये किसके समान थे भाई? एप्स के समान थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? अगर मनुष्य के विकास की आयु को मापना है तो मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? पराबैंगनी विकिरण द्वारा, कार्बन दिनांकन या कार्बन डेटिंग द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, रेडियोधर्मी दिनांकन या रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा। तो मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? पराबैंगनी विकिरण द्वारा, कार्बन दिनांकन या कार्बन डेटिंग द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या रेडियोधर्मी दिनांकन या रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा। तो बताइए, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? इन्हें मनुष्य के विकास की आयु को मापना है तो ये किसके द्वारा मापा जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, यानी जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही कि रेडियोधर्मी दिनांकन या रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा। यानी अगर हमें मनुष्य की, है ना, कोई भी मनुष्य है और उस मनुष्य के विकास की आयु को ज्ञात करना है ना, कोई भी मानव है और मानव के अगर हमें विकास की आयु को ज्ञात करना है तो हम किसके द्वारा करेंगे? रेडियोधर्मी दिनांकन के द्वारा, जिसको हम कहते हैं रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर है, जीवित सरीसृप है, विलुप्त सरीसृप है, आदिम सरीसृप है, विलुप्त अभिचर है? तो डायनासोर क्या है? ये जो डायनासोर है ये जीवित सरीसृप, यानी कि आज के टाइम में जीवित सरीसृप है या विलुप्त, यानी कि ये सरीसृप है, ये रेप्टाइल्स है, ये सरीसृप है लेकिन ये क्या है? विलुप्त हो गए, या आदिम सरीसृप है या विलुप्त उभयचर है? तो डायनासोर है। बताइए ये जो डायनासोर है क्या है? तो जितने बच्चे का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है कि विलुप्त सरीसृप, यानी जो डायनासोर होते हैं ये क्या होते हैं? विलुप्त सरीसृप होते हैं। ठीक है, तो अब आप अंदाजा लगाना कि आपने कितना सही बता रहे हो, कितना गलत बता रहे हो, और इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाना और ये जरूर बताना कि आपने आज की जितने भी क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनोजोइक युग जाना जाता है,
ये जो सीनोजोइक युग है वो जाना जाता है स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पति काल का, उभयचरों तथा लाइकोपोड्स काल का, स्तनधारियों तथा सरीसृप का काल या सरीसृपों तथा अनावृत बीजियों का काल। तो ये जो सीनोजोइक युग है ये जाना जाता है स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों के काल का, उभयचरों तथा लाइकोपोड्स का काल या स्तनधारियों तथा सरीसृपों का काल या सरीसृपों तथा अनावृत बीजियों का काल। तो ये सीनोजोइक जो युग है वो जाना जाता है। ये सीनोजोइक युग है ये किसके नाम से जाना जाएगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ये किसके नाम से जाना जाता है बताइए? सीनोजोइक युग जाना जाता है स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों के काल के नाम से, उभयचरों तथा लाइकोपोड्स का काल के नाम से, स्तनधारियों तथा सरीसृपों के काल के नाम से या सरीसृपों तथा अनावृत बीजियों के काल के नाम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो सीनोजोइक युग है यह स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों के काल के नाम से जाना जाता है। किसके? यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो रहे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप एक चैप्टर की जो डेली आपकी क्लासेज हो रही है, अगर आपने एक चैप्टर की इतनी सारी क्वेश्चन को तैयार कर लिया भाई, तो कुछ तो आएगा ना, कोई भी तो घुमा फिरा के आएगा, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं मैम इतना जो आप बता रहे हैं सारे आएंगे। बेटा नहीं, जरूरी नहीं होता कि सारे आते हैं। आपके एग्जाम में जो नंबर जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना वही आएगा, जितने सब्जेक्टिव के नंबर हैं वही आएगा, और जितने यानी लॉन्ग शॉर्ट के जो भी नंबर वही आएगा। लेकिन आपको इतना प्रैक्टिस करना है ना, ताकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लो, इतना ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट को प्रैक्टिस कर लो, लॉन्ग को तैयार कर लो कि कहीं से भी इतने अंदर के, है ना, इतने अंदर के कहीं से भी घुमा के आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छी तरीके से कर लो। ठीक है, बेझिझक और बिना परेशानी के। ठीक है, चलिए रिकैप्सुलेशन सिद्धांत को परिभाषित करिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो रिकैप्सुलेशन सिद्धांत को परिभाषित करिए, यानी जो रिकैप्सुलेशन सिद्धांत है ये क्या है? तो क्या लिखोगे? इस मत को अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, इस मत को अर्नेस्ट हैकेल नामक, ठीक है, क्या लिखोगे? इस मत को अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो आंसर लिखो। इस मत को अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक, ठीक है, हैकेल नामक वैज्ञानिक, तो हैकेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, इसके मतानुसार यानी इनके मत के अनुसार, किसके मत के अनुसार भाई? किसके मतानुसार? यानी जो हैकेल है ना, अर्नेस्ट हैकेल है, तो इस मत के अनुसार या इसके मतानुसार किसी भी जंतु का भ्रूण विकास उसके जाति इतिहास की पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, क्या? किसी भी जंतु का भ्रूण विकास उसकी जाति इतिहास की पुनरावृत्ति करता है। क्या है? किसी भी जाति का भ्रूण विकास, किसी भी जाति का भ्रूण विकास, कौन सा विकास? तो भ्रूणी विकास। ठीक है, किसी भी जाति का क्या है? भ्रूणी विकास। ठीक है, भ्रूणी विकास उसके जाति इतिहास की पुनरावृत्ति करता है। भ्रूणी विकास उसके किसके? ठीक है, तो उसकी जाति इतिहास की, किसकी? जाति इतिहास की, तो जाति इतिहास की पुनरावृत्ति। ठीक है, जो जाति इतिहास है तो जाति इतिहास की क्या करता है? पुनरावृत्ति करता है।
ठीक है, पुनरावृत्ति करता है। किसके मतानुसार, किस वैज्ञानिक के मतानुसार भाई? ये जो अनष्ट हीकल है इनके अनुसार। ठीक है, अर्थात कोई जीव विकास, ठीक, कोई जीव विकास क्रम में उन सभी अवस्थाओं से गुजरता है जिससे उसके पूर्वज गुजरे थे। अर्थात कोई जीव विकास क्रम में, ठीक है, आगे क्या लिखोगे? अर्थात कोई जीव, अर्थात कोई जीव, कोई जीव विकास क्रम में, विकास तो विकास क्रम में, ठीक है, तो कोई जीव विकास क्रम में उस अवस्थाओं से गुजरता है, उस अवस्थाओं, तो उस अवस्थाओं से गुजरता है, जिससे उसके पूर्वज गुजरे थे, जिससे उसके क्या, जिससे उसके जो पूर्वज है, तो जिससे उसके पूर्वज गुजरे थे, क्या थे? जो पूर्वज है वो क्या थे? गुजरे थे। ठीक है, ये किसने बोला था? अनष्ट हीकल ने। ठीक है, इस विकास क्रम से गुजरने की क्रिया को प्लियोजेनेसिस कहते हैं। अर्थात उच्च जंतुओं का भ्रूण निम्न जंतुओं के समरूप है। ठीक है, तो इस क्रम विकास से गुजरने की क्रिया को रिकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे? अर्थात पूर्वज गुजरे थे तो इस विकास क्रम से गुजरने की क्रिया को, ठीक है, आगे क्या लिखोगे? इस क्रम विकास से गुजरने की क्रिया को ठीक है, क्रिया को रिकैप्सुलेशन, ठीक है, क्या? रिकैप्सुलेशन। तो रिकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, रिकैप्सुलेशन कहते हैं। क्लियर? क्या लिखा आपने कि इस मत को अर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यानी कि जो रिकैप्सुलेशन सिद्धांत है इसको किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो अर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, इसके मतानुसार, यानी कि जो अर्नेस्ट हेकल है इनके मत के अनुसार किसी भी जाति का भ्रूण विकास उसके जाति इतिहास की पुनरावृत्ति करता है। यानी कोई भी जाति है उसका जो भ्रूण विकास होगा उसके जाति इतिहास की क्या करता है? ये पुनरावृत्ति करता है। यानी कि जो उसके पीछे, अर्थात कोई जीव विकास क्रम में उस अवस्थाओं से गुजरता है जिससे उसके पूर्वज गुजरे थे और इसी क्रम विकास से गुजरने की क्रिया को रिकैप्सुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी क्रम में जो गुजरने की क्रिया है ना, यानी कि जैसे पूर्वज गुजरे, है ना, एग्जाम्पल जैसे आज हम है ना, जिस अवस्था से, जिस सिचुएशन से, जिस स्टेज से हम गुजर रहे हैं, आने वाले हमारी जो पीढ़ियां हैं वो भी गुजरेंगी। तो जैसे हमने गुजरा वैसे हमारे आने वाली पीढ़ियां गुजरी। तो ये जो विकास का क्रम है, इसी विकास के क्रम को हम रिकैप्सुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकैप्सुलेशन कहते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रिकैप्सुलेशन सिद्धांत किसने दिया है, या रिकैप्सुलेशन के बारे में के मत के बारे में किसने प्रतिपादित किया है? तो हमेशा याद रखना, अर्नेस्ट हेकल ने किया है। किसने किया है? अर्नेस्ट हेकल ने किया है। यानी इनके कहने का उद्देश्य था कि जैसे हम जो विकास का क्रम है, यानी कि आज की जाति की जो भ्रूण विकास हो रहा है या किसी जीव का जो विकास हो रहा है, ये जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं या इनके अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं या जो भी चेंज हो रहे हैं, ऐसे इनके पूर्वज गुजरे थे। और यही प्रक्रिया क्या है? यानी पुनरावृत्ति होती है। यानी इनके जाति इतिहास के, नहीं, जैसे पहले इनकी जाति के जो पूर्वज थे उनके अंदर जो गुण थे, जैसा परिवर्तन था, जिस स्टेज से गुजरे थे, ये आज के भी वैसे ही गुजरेंगे। यानी पुनरावृत्ति होती है, यानी ये कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लामार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों में विभेद करें। लैमार्क तथा डार्विन के सिद्धांतों में विभेद करें। यानी कि अब आपको यहाँ पे क्या करना है? लैमार्क तथा डार्विन के सिद्धांत में
विभेद करें। तो आप एक साइड क्या लिखोगे, लैमार्क, एक साइड क्या हेडिंग डालोगे, लैमार्क। ठीक है, तो एक साइड लैमार्क, ठीक है, और एक साइड क्या लिखेंगे, डार्विन। तो एक साइड लैमार्क और एक साइड डार्विन। अभी लैमार्क क्या है और डार्विन में क्या विभेद है ना। लैमार्क जी ने क्या किया था और डार्विन जी ने क्या किया था, इनमें विभेद करने हैं ना, इनमें क्या करने, विभेद करने हैं। तो क्या लिखोगे, देखो, यह जीव में आंतरिक महत्वपूर्ण बल को बताता है, यानी कि लैमार्कवाद की बात करें, है ना। क्या लिखोगे, लैमार्कवाद लिख लो, लैमार्कवाद, और एक साइड डार्विन वाद, लैमार्कवाद और डार्विनवाद। तो लैमार्कवाद में क्या लिखोगे, लैमार्कवाद में लिखोगे पहले पॉइंट, यह जीवों में आंतरिक महत्वपूर्ण बल को बताता है। ठीक है, यह जीवों में आंतरिक महत्वपूर्ण बल को बताता है। क्या करता है, बल को बताता है। किसने बताता है, लैमार्क जी करते, लेकिन ये क्या करेंगे, ये आंतरिक महत्वपूर्ण बल को समर्थन नहीं देता है। डार्विनवाद में क्या लिखोगे, यह आंतरिक महत्वपूर्ण बल को, ठीक है, महत्वपूर्ण बल को समर्थन नहीं देता है। बल को क्या करता है, समर्थन, तो समर्थन नहीं देता है। क्या करेगा, ये समर्थन नहीं देता है। कौन नहीं देगा, डार्विन जी। लैमार्कवाद क्या है कि यह जीवों में आंतरिक महत्वपूर्ण बल को समर्थन देता है, यानी बल देता है, यानी कि जीव में जो आंतरिक महत्वपूर्ण बल है उसको क्या करता है, बताता है। लेकिन डार्विन जी क्या करते हैं कि यह आंतरिक महत्वपूर्ण बल को समर्थन नहीं देता है। इसके बाद यह अस्तित्व के लिए संघर्ष का समर्थन नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, यह अस्तित्व के लिए, है ना, यह अस्तित्व के लिए संघर्ष का समर्थन नहीं करता। तो नेक्स्ट पॉइंट, यह अस्तित्व के लिए, तो अस्तित्व के लिए संघर्ष, तो अस्तित्व के लिए संघर्ष का समर्थन, संघर्ष का क्या, समर्थन नहीं करता है, नहीं करता है। क्या करेगा, ये समर्थन नहीं करता है। तो समर्थन कौन नहीं करेगा, लैमार्क जी। ठीक है, और क्या लिखोगे, इस मत में अस्तित्व के लिए संघर्ष काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या लिखोगे, इस मत में डार्विन जी में, ठीक है, तो इस मत में अस्तित्व के लिए, तो अस्तित्व के लिए संघर्ष महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो संघर्ष है, ये संघर्ष क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, संघर्ष क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ये किस में है, ये है किस में, ये लैमार्क जी में। इसके बाद डार्विन जी में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सभी उपार्जित गुण अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो जाती हैं। क्या है, सभी उपार्जित गुण ना, सभी उपार्जित गुण, सभी उपार्जित, तो सभी उपार्जित गुण अगली पीढ़ी में ना, सभी उपार्जित गुण किस में, अगली पीढ़ी में
पीढ़ी में वंशानुगत, वंशानुगत, तो क्या होते हैं, वंशानुगत हो जाते हैं। ठीक है, क्या होंगे, वंशानुगत हो जाते हैं। यानी जो सभी उपार्जित गुण होते हैं वो क्या होंगे, अगली पीढ़ी में, जो इनकी आने वाली पीढ़ी होंगी उनमें क्या होंगे, वंशानुगत हो जाते हैं। सिर्फ लाभकारी भिन्नताएं ही स्थानांतरित होते हैं अगली पीढ़ी में। इसमें क्या है, सिर्फ लाभकारी है ना, इसमें क्या लिखोगे डार्विन जी में कि सिर्फ लाभकारी ना, सिर्फ लाभकारी, लाभकारी भिन्नताएं ही, भिन्नताएं ही अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में वंशानुगत होती है। क्या, वंशानुगत, तो वंशानुगत होती है। ठीक है, क्या होंगी, वंशानुगत होती है। यानी कि देखो क्या है, अगर हम लैमार्क जी और डार्विन जी में अंतर की बात करें तो लैमार्क जी ने क्या बोला कि यह जीवों में आंतरिक महत्वपूर्ण बल को बताता है। यानी कि जो लैमार्क जी थे उन्होंने क्या बोला कि जो हम जीव हैं, हम जीवों में आंतरिक महत्वपूर्ण बल, यानी कि जो हमारा आंतरिक बल है उसको बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण बताते हैं। लेकिन डार्विन जी ये आंतरिक महत्वपूर्ण जो बल है, यानी कि जो इंटरनल बल है, फोर्स है, उसको वो समर्थन नहीं देता। कौन नहीं देता, डार्विन जी नहीं देते। इसके बाद क्या है, लैमार्क जी ने क्या बोला कि यह अस्तित्व के लिए संघर्ष का समर्थन नहीं करता है। यानी ये जो अस्तित्व है ना, अपने अस्तित्व को बचाना है या अस्तित्व जो हमारा है उसके लिए जो संघर्ष हो रहा है, ये संघर्ष को समर्थन नहीं देता। लेकिन जो डार्विन जी हैं ये अस्तित्व के लिए संघर्ष है ना, इस मत में अस्तित्व के लिए संघर्ष महत्वपूर्ण है। यानी अगर संघर्ष करना, अस्तित्व को बचाना या अस्तित्व को बनाना है, जो भी करना है अस्तित्व को, तो इसके लिए इस योग में है ना, जो जीव उसमें संघर्ष जरूरी है। ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष को करते हैं। क्या करते हैं, संघर्ष को करते हैं। लेकिन लैमार्क जी का ऐसा कहना नहीं था कि अगर अस्तित्व को बचाना है या अस्तित्व को आगे ले जाना है, अपनी विलुप्तता से में बचना है, तो संघर्ष करना जरूरी है। ये किसने बोला, लैमार्क जी ने बोला। ठीक है, इसके साथ साथ सभी उपार्जित गुण अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं। यानी लैमार्क जी के अनुसार कि जो भी उपार्जित गुण है, यानी एग्जाम्पल जैसे मेरी बॉडी में, यानी हमारे अंदर कोई भी उपार्जित गुण हुआ है ना, मेरे आपके अंदर, किसी के अंदर जो भी कुछ ऐसा उपार्जित गुण है ना, कुछ अलग से एक्स्ट्रा उपार्जित गुण आया, वो अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं। लेकिन डार्विन जी का कहना है कि सिर्फ लाभकारी भिन्नताएं ही, यानी कि जो सिर्फ लाभकारी भिन्नताएं होंगी वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होंगी, जो लाभकारी नहीं होंगी वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होंगी। लेकिन लैमार्क जी के अकॉर्डिंग क्या है कि जितनी भी उपार्जित गुण है ना, जो भी हमने उपार्जित किया, जो भी हमने कैरेक्टर को इकट्ठा किया या हमने प्राप्त किया, वो अगली पीढ़ी में वंशानुगत होंगी। ठीक है, यानी जनक से संतति में वो जाएंगी। किसके अनुसार था, लैमार्क जी के अनुसार था। ठीक है, क्लियर, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को एक एक टॉपिक समझ में आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रमिक विकास को परिभाषित करें। क्रमिक विकास को परिभाषित करें, यानी जो क्रमिक विकास है, इस क्रमिक विकास को परिभाषित करें। तो क्या लिखोगे, विकास का अध्ययन जीव विज्ञान का एक निश्चित तथा प्रमुख शाखा है। ठीक है, विकास का अध्ययन जीव विज्ञान का, ठीक है, विकास का अध्ययन जीव विज्ञान का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। ठीक है, तो जीव विज्ञान का यानी किसका, बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का एक निश्चित तथा प्रमुख शाखा है। ठीक है, बायोलॉजी का एक निश्चित तथा प्रमुख शाखा है। ठीक है, क्या है, एक निश्चित है और निश्चित के साथ साथ क्या है, प्रमुख शाखा है। विभिन्न मतों के अनुसार पूर्व के जीवित जीनों से वर्तमान जीवों की उत्पत्ति को दर्शाया जाता है। ठीक है, विभिन्न मतों के अनुसार पूर्व के जीवित जीनों से, ठीक है, पूर्व के जीवित जीवों से
वर्तमान जीवों की उत्पत्ति दर्शाया जाता है। तो क्या लिखोगे? विभिन्न मतानुसार। विभिन्न मतानुसार। तो विभिन्न मतानुसार पूर्व के जीवों के जीनों से वर्तमान के तो वर्तमान के जीवों की उत्पत्ति को, ठीक है, उत्पत्ति को दर्शाया जाता है। उत्पत्ति को क्या किया जाता है? दर्शाया। तो उत्पत्ति को दर्शाया जाता है। ठीक है, जो उत्पत्ति होगी उस उत्पत्ति को क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। यानी विकास का अध्ययन जीव विज्ञान का दर्शाया जाता है। तुलनात्मक रूप से पूर्व के जीवों का साधारण रचना के थे। तुलनात्मक रूप से पूर्व के जीवों साधारण रचना के थे, है ना। आगे क्या है? तुलनात्मक रूप से तो तुलनात्मक रूप से पूर्व के जीवों साधारण, ठीक है, पूर्व के जीवों साधारण, तो साधारण रचना के थे। ठीक है, क्या थे ये? साधारण रचना के थे। कैसे थे? एक साधारण, यानी कि जो इनकी रचना थी वो कैसे थी? साधारण थे। पर धीरे धीरे कई आनुवंशिक विभिन्नताओं द्वारा अनेक प्रकार के जीवों का निर्माण हो सका। आगे क्या लिखोगे? पर धीरे धीरे, है ना, पर धीरे धीरे, है ना, क्योंकि भाई विकास धीरे धीरे, तो पर धीरे धीरे कई आनुवंशिक विभिन्नताओं द्वारा अनेक प्रकार के जीवों का निर्माण हुआ। ठीक है, पर धीरे धीरे कई आनुवंशिक विभिन्नताओं द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? विभिन्नताओं द्वारा अनेक प्रकार के जीवों का निर्माण हो सका। ठीक है, तो विभिन्नताओं द्वारा अनेक प्रकार के जीवों का निर्माण हो सका। ठीक है, जो जीव थे उनका क्या हुआ? निर्माण हो सका, है ना। कैसे? धीरे धीरे, है ना, ये नहीं कि कंटिन्यू हो गया, तो निर्माण हो सका। ऐसे विभिन्नताओं के संग्रहण के पश्चात आधुनिक जीनों का निर्माण हुआ। ऐसे धीरे धीरे सतत विकास को विलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे विभिन्नताओं के संग्रहण के पश्चात, ऐसे विभिन्नताओं के ठीक है, विभिन्नताओं के संग्रहण के पश्चात आधुनिक जीवों का संग्रहण, तो संग्रहण के पश्चात आधुनिक, है ना, क्या है? आधुनिक। तो आधुनिक जीवों का निर्माण हुआ। आधुनिक जीवों का, तो आधुनिक जीवों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है, क्या हुआ? जो आधुनिक जीव थे उनका क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे सतत क्रम विकास को विकास कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे तो
ऐसे धीरे 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 क्रमिक विकास को ना क्रमिक विकास को इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन कहते हैं, नहीं इवोल्यूशन को क्या कहते हैं? विकास। ठीक है, तो इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, देखो वापस से लाइन को समझते हैं कि हमने क्या नोट डाउन किया। देखो हमने क्या बात की, क्वेश्चन क्या है? क्रमिक विकास को परिभाषित करें, यानी कि जो क्रमिक विकास है उसको परिभाषित करें। तो क्या लिखोगे? विकास का अध्ययन जीव विज्ञान का एक निश्चित तथा प्रमुख शाखा है और विभिन्न मतानुसार, ठीक है, विभिन्न मतानुसार पूर्व के जीवों के जीवनों से वर्तमान के जीवों की उत्पत्ति को दर्शाया जाता है। यानी कि जो पूर्व के जीवित जीव हैं, जो पूर्व के जीव हैं, उनके जीनों से ही वर्तमान के जो जीवों की उत्पत्ति को दर्शाया जाता है। तुलनात्मक रूप से पूर्व के जीवों साधारण रचना के थे। अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो जो पहले के जीव थे वो क्या थे? साधारण रचना के थे। पर धीरे धीरे कई आनुवंशिक विभिन्नताओं द्वारा अनेक प्रकार के जीवों का निर्माण हो सका और ऐसे विभिन्नताओं के संग्रहण के पश्चात आधुनिक जीवों का निर्माण हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे क्रमिक विकास को विकास यानी कि एवोल्यूशन कहते हैं। ओके, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूली विकिरण क्या है? उचित उदाहरण देकर समझाइए। अनुकूली विकिरण क्या है और उचित उदाहरण देकर समझाइए। तो क्या लिखोगे? विभिन्न प्रजातियों के विकासवाद की अभिक्रिया जो एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्र में विकसित हो, अनुकूली विकिरण कहलाता है। क्या लिखोगे? विभिन्न प्रजातियों के विकासवाद की अभिक्रिया। ठीक है, विभिन्न जातियों के विकासवाद की अभिक्रिया। क्या लिखोगे? विभिन्न जातियों की, विभिन्न जातियों की विकासवाद की अभिक्रिया। तो विकासवाद की अभिक्रिया ठीक है, तो विकासवाद की क्या है? अभिक्रिया। तो विभिन्न जातियों के विकासवाद की अभिक्रिया जो दिए गए भौगोलिक क्षेत्र से शुरू होकर, जो दिए गए, ठीक है, जो दिए गए भौगोलिक क्षेत्र, तो भौगोलिक क्षेत्र से शुरू होकर यानी कि दिए गए क्या है? जो भौगोलिक क्षेत्र है, तो उस भौगोलिक क्षेत्र से क्या होकर शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्र में विकृत हो। ठीक है, शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्र में विकृत हो। ठीक है, विकृत हो। ठीक है, क्या हो? विकृत। क्या होती भाई? विकृत हो, अनुकूली विकिरण कहलाता है। ठीक है, विकृत हो, अनुकूली, तो अनुकूली विकिरण, तो अनुकूली विकिरण कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? अनुकूली विकिरण कहलाता है। यानी विभिन्न जातियों के विकासवाद की अभिक्रिया जो दिए गए भौगोलिक क्षेत्र से शुरू होकर, ठीक है, जो दिए गए क्या? भौगोलिक क्षेत्र से, है ना, भौगोलिक क्षेत्र से क्या होती है? शुरू होती है। तो भौगोलिक क्षेत्र से शुरू होकर, ठीक है, और अन्य भौगोलिक क्षेत्र में विकृत हो, अनुकूली विकिरण कहलाता है। डार्विन का फिंची इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो डार्विन का फिंची एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? उदाहरण में लिख लो। ठीक है, उदाहरण डालोगे, उदाहरण, तो उदाहरण में क्या लिखोगे? उदाहरण, तो डार्विन की फिंची। ठीक है, उदाहरण क्या लिखोगे? डार्विन, तो डार्विन की
ठीक है, डार्विन की फिंचे, ठीक है, फिंचे। ये जो डार्विन की फिंचे है ये अनुकूली विकर्ण का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, डार्विन की फिंचे जो है ये अनुकूली विकर्ण का क्या है, एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समजात अंग क्या है, कोई दो उदाहरण प्रस्तुत करें। सॉरी, असमजात अंग क्या है, कोई दो उदाहरण स्पष्ट करें। तो क्या लिखोगे, वैसे अंग जो कार्य की दृष्टि से समान हो पर रचना और उत्पत्ति में भिन्न हो, समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, वैसे अंग जो कार्य की दृष्टि से समान हो, ठीक है, वैसे अंग ठीक है, क्या, वैसे अंग। ठीक है, तो क्या लिखोगे, वैसे अंग जो कार्य की दृष्टि से तो कार्य की दृष्टि से समान हो, क्या हो, समान हो। तो कार्य की दृष्टि से समान हो परंतु रचना व उत्पत्ति में भिन्न हो। ठीक है, उत्पत्ति में भिन्न हो, असमजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, भिन्न हो तो क्या कहलाते हैं, असमजात अंग। तो असमजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, असमजात अंग कहलाते हैं, यानी कि वैसे अंग। क्वेश्चन क्या है कि समजात अंग क्या है, कोई दो उदाहरण प्रस्तुत करें। तो क्या लिखोगी, वैसे अंग जो कार्य की दृष्टि से समान हो परंतु रचना व उत्पत्ति से भिन्न हो, उनको हम कहते हैं असमजात अंग कहते हैं। ठीक है, पहला, पक्षी तथा कीट के पंख और ऑक्टोपस तथा मनुष्य की आंखें। ठीक है, तो उदाहरण में क्या लिखोगे, ठीक है, उदाहरण लिखो, हेडिंग क्या डालोगे, उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण लिखो, उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण में क्या लिखोगे, पक्षी तथा, ठीक है, पक्षी तथा कीट के पंख। ठीक है, उदाहरण क्या है, पक्षी तथा कीट के पंख। तो पक्षी जो पक्षी है, तो पक्षी तथा कीट के पंख। ठीक है, और उसके बाद मनुष्य तथा, है ना, मनुष्य तथा ऑक्टोपस की आंखें। ठीक है, दूसरा क्या है, मनुष्य तथा, है ना, मनुष्य तथा ऑक्टोपस की, ठीक है, किसकी, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य तथा ऑक्टोपस की। तो ऑक्टोपस, है ना, ऑक्टोपस किस संघ का प्राणी है भाई, कोई बता सकता है। तो मनुष्य तथा ऑक्टोपस की आंखें, यानी इक्वानोडर्मेटा संघ का प्राणी है। तो देखो, ये जो मनुष्य तथा ऑक्टोपस की आंखें हैं, ये क्या है, कार्य की दृष्टि से समान है, क्योंकि ऑक्टोपस की आंखों का भी काम है देखना और मनुष्य की भी आंखों का काम है देखना। पक्षी तथा कीट के पंख का काम है उड़ना, काम क्या है भाई, उड़ना। कीट के भी जो पंख है उनका भी क्या है, उड़ना। तो ऐसे अंग जो कार्य की दृष्टि से समान हो, यानी कि जो कार्य में समान हो, उनको हम असमजात अंग कहते हैं। यानी कि जो कार्य में तो समान है लेकिन रचना और उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, उनको हम असमजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे अंगों को असमजात अंग से हम कहते हैं कि ये हमारे क्या है, असमजात अंग है। ओके, ठीक। अगला क्वेश्चन, अपसारी तथा अभिसारी विकास में अंतर बताएं। अभिसारी तथा, ठीक है, अभिसारी तथा अपसारी विकास में अंतर बताएं। यानी अपसारी विकास किसे कहते हैं और अभिसारी विकास किसे कहते हैं, अंतर बताइए। तो एक साइड हेडिंग क्या डालोगे, एक साइड हेडिंग डालोगे, ठीक है, एक साइड हेडिंग डालोगे अपसारी विकास। ठीक है, अपसारी विकास। ठीक है, और दूसरी साइड हेडिंग क्या डालोगी,
अभिसारी विकास। अभिसारी विकास, तो एक साइड अपसारी विकास और एक साइड अभिसारी, क्या लिखोगे? ठीक है, तो अपसारी विकास तथा अभिसारी विकास में अंतर बताएं। देखो, तो हम क्या लिखेंगे? देखो, ये वे अंग होते हैं, ठीक है, ये वे अंग होते हैं, तो क्या लिखोगे? ये वे अंग होते हैं, ठीक है, होते हैं जो, ठीक है, जो उत्पत्ति में, है ना, जो किसमें, जो उत्पत्ति में, ठीक है, जिनकी मूल रचना उत्पत्ति समान होती है। ये वे अंग होते हैं जिनकी, है ना, ये वे अंग होते हैं जिनकी जिनकी मूल रचना व उत्पत्ति, मूल रचना व उत्पत्ति समान होती है, ठीक है, समान होते हैं, परंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, होते हैं। तो ऐसे, तो ठीक है, जो कार्य क्या होंगे? भिन्न भिन्न, है ना, जिसकी मूल रचना तो समान, लेकिन क्या होंगे? कार्य जो होंगे भिन्न भिन्न होंगे, है ना, क्या होंगे? कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, तो उन्हें समजात अंग कहते हैं या आप सारे विकास कहते हैं, ठीक है, भिन्न होते हैं तो उन्हें समजात अंग, ठीक है, समजात अंग या, ठीक है, समजात अंग या अपसारी विकास कहते हैं, विकास कहते हैं, ठीक है, अपसारी विकास कहते हैं। और ये इसमें क्या लिखोगे? ये वे अंग होते हैं जिनकी मूल रचना व उत्पत्ति भिन्न परंतु कार्य में समान होते हैं, क्या लिखोगे? ये वे अंग होते हैं, ठीक है, वे अंग होते हैं जिनकी मूल रचना व उत्पत्ति भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, परंतु कार्य में, ठीक है, परंतु कार्य में, ठीक, तो किसमें? परंतु कार्य में समान होते हैं, समान होते हैं, ठीक, कार्य में क्या होंगे? समान होते हैं। समवृत्ति अंग, समवृत्ति या असमजात अंग, असमजात अंग या समरूप अंग, ठीक है, समरूप अंग या अभिसारी विकास कहते हैं, अभिसारी विकास कहते हैं, ठीक है, या हम क्या कहते हैं? अभिसारी विकास कहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं अंतर अपसारी एवं अभिसारी विकास में अंतर। क्या लिखोगे कि ये वे अंग होते हैं जिनकी मूल रचना व उत्पत्ति समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग या अपसारी विकास कहते हैं, ठीक है। और अभिसारी विकास में क्या लिखोगे? ये वे अंग होते हैं जिनकी मूल रचना व उत्पत्ति भिन्न होती है परंतु कार्य में ये समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समरूप अंग, समृद्धि अंग या असमजात अंग, या तो फिर हम इसको अभिसारी विकास कहते हैं, ठीक है। दोनों का उदाहरण देखते हैं, है ना, दोनों के एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसके क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दोनों के क्या लिखोगे? उदाहरण, ठीक है, दोनों का उदाहरण।
ठीक है। तो अब अगर इसके उदाहरण की बात करें कि समजात है ना, जो समजात अंग है, समजात अंग के क्या क्या उदाहरण है, तो क्या लिखोगे? पक्षियों के पंख, पैग्विन के चप्पू, घोड़े के अग्रपाद, चमगादड़ के पेंटेजियम। ठीक है, पैग्विन के चप्पू, पक्षियों के पंख, ठीक है, क्या पैग्विन के पैग्विन के पैग्विन के चप्पू, ठीक है, घोड़े का अग्रपाद, घोड़े का अग्रपाद, यानी जो घोड़ा है तो घोड़े का क्या है? अग्रपाद, ठीक, और पक्षियों के पंख, ठीक है, पक्षी के क्या हैं? पंख, ठीक है, तो पक्षी के पंख, ये सभी किसके उदाहरण है? अपसारी, पक्षी के अंग, ये सभी जो एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल है अपसारी विकास का, ठीक है। और इसमें क्या लिखोगे अपसारी विकास में कि देखो, अपसारी विकास में कीट पतंगों के पंख, पक्षियों चमगादड़ के पंख, ठीक है, कीट पतंगों के पंख और पक्षियों और चमगादड़ के पंख। तो कीट पतंगों के पंख व चमगादड़ व पक्षी के पंख। देखो, चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख दोनों का काम है उड़ने का, लेकिन अगर इनकी हम मूल रचना है ना, मूल रचना की बात करें तो ये क्या होंगे? भिन्न होंगे। अब यहाँ पे पैग्विन के चप्पू, घोड़े का अग्रपाद, पक्षी के अंग है ना, इन सभी की अगर हम बात करें तो ये क्या है? उत्पत्ति में समान है ना, इनकी जो मूल रचना है, ये मूल रचना में तो समान है लेकिन कार्य में क्या हो जाते? भिन्न हो जाते हैं। मूल रचना में समान है लेकिन कार्य इनका जो क्या है वो भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो ये होते हैं अपसारी और अपसारी क्रम विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरावृत्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? पुनरावृत्ति सिद्धांत से है ना, जो पुनरावृत्ति सिद्धांत है इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, पुनरावृत्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो पुनरावृत्ति सिद्धांत है इस सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो क्या लिखोगे? इसे वॉन बियर ने सर्वप्रथम दिया था और इसके इसके अनुसार सामान्य रचना भ्रूण में पहले विकसित होता है, जबकि विशिष्ट रचना जैसे पक्षी में फीदर्स, ठीक है, पक्षी में फीदर्स बाद में बनता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? इसे, जिसको हम कहते हैं रिकैप्चुलेशन, ठीक है, रिकैप्चुलेशन है ना, वही है बेटा पुनरावृत्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो यही आपकी टॉपिक जो आपकी है रिकैप्चुलेशन है ना, रिकैप्चुलेशन वाले टॉपिक है, यही है जो हमने अभी पुनरावृत्ति सिद्धांत को लिखा, ठीक है। तो क्या लिखोगे? इसे वॉन बियर ने सर्वप्रथम दिया, ठीक है, इसे वॉन बियर ने सर्वप्रथम दिया था, ठीक है, इसे वॉन बियर ने सर्वप्रथम क्या था? दिया था, ठीक है। इसके अनुसार सामान्य रचना जैसे मस्तिष्क कंकाल, ठीक है, इनके अनुसार या इसके अनुसार सामान्य रचना जैसे क्या है? मस्तिष्क कंकाल, ठीक है। तो क्या है? मस्तिष्क कंकाल, यानी समान रचना यानी कि मस्तिष्क कंकाल भ्रूण में पहले विकसित होता है। सामान्य रचना भ्रूण में ना, जो भ्रूण है तो भ्रूण में पहले विकसित होता है, विकसित, तो भ्रूण होगा उस भ्रूण में पहले विकसित होता है ना, जो भ्रूण होगा उसमें क्या होगा? ये पहले विकसित होता है, ठीक है। जबकि विशिष्ट रचना जैसे पक्षी में फीदर्स, स्तनधारी में बाल बाद में बनता है, ठीक है।
जबकि विशिष्ट रचना जैसे, ठीक है, जबकि विशिष्ट रचना, ठीक है, तो जबकि विशिष्ट रचना जैसे पक्षी में फीदर्स, फीदर, स्तनधारी में बाल, स्तनधारी में बाल बाद में बनता है, ठीक है, स्तनधारी में जो बाल होगा तो बाल बाद में बनता है, बाद में बनता है। किसके अनुसार? ये वॉन बियर के अनुसार। किसके अनुसार भाई? ये जो वॉन बियर है इनके मतानुसार, ठीक है। बाद में चलकर इसे बायोजेनेटिक लॉ के रूप में संशोधित किया गया, जिसे अर्नेस्ट हेकल ने प्रतिपादित किया, ठीक है। तो बाद में इसे बायोजेनेटिक लॉ के रूप में संशोधित किया गया। तो आगे क्या लिखोगे? बाद में इसे बायोजेनेटिक, है ना, आगे बाद में इसे बायोजेनेटिक, ठीक है, बायोजेनेटिक, तो बायोजेनेटिक लॉ के रूप में संशोधित किया गया, ठीक है, लॉ के रूप में संशोधित, तो लॉ के रूप में क्या किया गया? संशोधित किया गया। क्या किया गया? किसके रूप में? लॉ के रूप में इसको संशोधित किया गया, ठीक है, जिसे अर्नेस्ट हेकल ने प्रतिपादित किया, ठीक है। जिसे किसने? तो जिसे अर्नेस्ट हेकल ने, जिसे अर्नेस्ट हीकेल ने, ठीक है, जिसे अर्नेस्ट हीकेल ने प्रतिपादित किया। किसने किया? प्रतिपादित किया, ठीक है, प्रतिपादित किया। किसने किया? ये जो अर्नेस्ट हीकेल हैं इन्होंने क्या किया? इसको प्रतिपादित किया, ठीक है। आगे क्या लिखोगे? इसे ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी कहते हैं, ठीक है, इसे ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी कहते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखोगे? इसे ओंटोजेनी रिपीट्स, ठीक है, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी कहते हैं, फाइलोजेनी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? फाइलोजेनी कहते हैं। किसको? ये जो पुनरावृत्ति सिद्धांत है, ये जो क्या है? पुनरावृत्ति सिद्धांत है, ठीक है, अर्थात ओटोजेनी, ठीक है, अर्थात ओंटोजेनी, अर्थात ओंटोजेनी भ्रूण की रचना है, जबकि फाइलोजेनी पूर्वज के गुणों को दर्शाते हैं, ठीक है, अर्थात, ठीक है, अर्थात ओंटोजेनी भ्रूण की रचना है। ओंटोजेनी क्या है? भ्रूण की रचना है, ठीक है, किसकी है? भ्रूण की रचना है। तथा फाइलोजेनी, तथा ये जो फाइलोजेनी है, फाइलोजेनी पूर्वज की रचना है। किसकी? ये जो पूर्वज होते हैं, तो पूर्वज की रचना है, ठीक है, किसकी है? पूर्वज की रचना है। यानी ओंटोजेनी किसकी है? भ्रूण की रचना। और ये जो फाइलोजेनी है ना, जो फाइलोजेनी है ये किसके? पूर्वज की रचना के गुणों को दर्शाते हैं, ठीक है। और दूसरे शब्दों में कोई जीव विकास की अवस्था द्वारा पूर्वज की विभिन्न अवस्था को दोहराता है, ठीक है। तो यही है पुनरावृत्ति सिद्धांत, यानी कि क्या है कि इसे वॉन बियर ने सर्वप्रथम दिया था। इसके मतानुसार सामान्य रचना मस्तिष्क कंकाल यानी भ्रूण में पहले विकसित होती है, जबकि विशिष्ट रचना जैसे पक्षी में फीदर, स्तनधारी में बाल ये बाद में बनता है, ठीक है। और बाद में इसे बायोजेनेटिक लॉ के रूप में संशोधित किया गया और जिसे अर्नेस्ट हीकेल ने प्रतिपादित किया। इसे ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी कहते हैं, अर्थात ओंटोजेनी भ्रूण की रचना है तथा फाइलोजेनी पूर्वज की रचना है,
ठीक है, किसकी, पूर्वज की रचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामापिथिक्स और डायपिथिक्स में अंतर स्थापित करें। यानी रामापिथिक्स और डायपिथिक्स में क्या करना है, अंतर स्थापित करें। यानी रामापिथिक्स क्या थे और डायपिथिक्स क्या थे। तो क्या लिखोगे, रामापिथिक्स, और एक तरफ क्या लिखोगे, डायपिथिक्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी क्लास एंड है ना। तो बच्चे घबरा रहे हो तो घबराना नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, एक साइड लिखोगे रामापिथिक्स, है ना, रामापिथिक्स, रामापिथिकस और दूसरा ड्रायोपिथिकस। ठीक है, ड्रायोपिथिकस। रामापिथिकस में क्या लिखोगे, पहले पॉइंट्स, रामापिथिकस में पहले पॉइंट्स आप ऐड करोगे कि यह ज्यादा मनुष्य की तरह दिखते थे। ठीक है, यह ज्यादा मनुष्य की तरह दिखते थे, यह ज्यादा मनुष्य की तरह दिखते थे। यानी जैसे हम मानव दिखते हैं, इसी तरह जो रामापिथिकस थे ये भी दिखते थे। और इनमें क्या लिखोगे, यह ज्यादा ऐप की तरह दिखते थे। ठीक है, यह ज्यादा जो ऐप होता है, तो ऐप की तरह, ठीक है, ऐप की तरह दिखते थे। कौन, ड्रायोपिथिक्स। यानी जो ड्रायोपिथिक्स थे ये ऐप की तरह दिखते थे, लेकिन ये जो रामापिथिकस थे ये कैसे दिखते थे, मनुष्य की तरह दिखते थे। ठीक है, यह ज्यादा मानव की तरह चलता था और यह ज्यादा गोरिल्ला की तरह चलता था। आगे क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, यह ज्यादा मानव की तरह चलता था। ठीक है, मानव की तरह चलता था। ठीक है, किसकी तरह, मानव की तरह चलता था। और इनमें क्या लिखोगे, यह ज्यादा गोरिल्ला की तरह चलता था, जो गोरिल्ला होता है, तो गोरिल्ला। ठीक है, यह ज्यादा किसकी तरह, जो गोरिल्ला होते हैं ना, तो यह ज्यादा गोरिल्ला की तरह, ठीक है, गोरिल्ला की तरह चलता था। ठीक है, तो रामापिथिकस जो थे ये कैसे थे, मानव की तरह दिखते थे, लगभग जैसे हम आज का मानव, वर्तमान का मानव है, जिस तरीके से हम दिखते हैं इसी तरह रामापिथिकस भी दिखते थे। लेकिन जो ड्रायोपिथिकस थे ये ज्यादा से ज्यादा ऐप की तरह दिखते थे, है ना। और ये रामापिथिकस जैसे हम मानव चलते हैं उसी तरह ये अक्सर करके ना, जैसे हमारी जिस तरीके से हम चलते हैं वैसे ये भी चलते थे। लेकिन ड्रायोपिथिकस जो थे वो गोरिल्ला, जैसे गोरिल्ला होते हैं इनकी तरह चलते थे। ठीक है, ठीक, तो ये है रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस में अंतर। ठीक है, ओके। तो ये जितने भी क्वेश्चन है, यानी कि आज की क्लास के बेटा हमने 8 क्वेश्चन सब्जेक्टिव देखा और बाकी जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव को देखा है ना, ये सभी क्वेश्चन आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए 2024 के लिए आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ठीक है, अब फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, या आपको न समझ में आया हो तो आप यहाँ पे लाइव चैट पे नहीं, जो कमेंट बॉक्स में जाएंगे वहाँ पे आप कमेंट करेंगे कि नहीं मैम मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आई या मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आई, है ना। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आप सभी को चैप्टर, इसके पीछे की हर एक चैप्टर को देखना है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते जो बोलते हैं मैम बैकलॉग हो गया है, कैसे पढ़े, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये सबसे ज़्यादा सवाल होता है आपका। तो अभी तक जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और ये जो डेली क्लासेस चल रही है चैप्टर वाइज जो ये क्वेश्चन कराया जा रहा है, अगर आपने इसको ईमानदारी से और बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया तो ये भी बहुत है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाना, वहाँ पे
अपने कमेंट को करना, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपसे बच्चे को बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट।